Hello friends, I am again in front of you with a video for 12th class. That was the third video for first chapter. In this video, we will discuss about the continuous charge distribution, electric field lines and electric dipole. देखो जो तीनों ही चीजें मैंने बताई हैं ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल जो तक हमने पढ़ा चार्ज और नॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ या उसका इंटीग्रल मल्टीपल। पर अगर हम रियल में बात करें तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा होता है। मीन्स अगर मान लिया हम किसी बॉडी का 1 ग्राम भी ले लेते तो उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ये जो चार्ज और नॉन इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक मीन्स एटॉमिक स्केल में बात करें तो चल जाता है, पर एटॉमिक स्केल नॉर्मली तो नहीं यूज हो सकती। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा होता है तो अब हमारा चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में ना होके वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। मीन्स अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उनको अलग अलग कर सकते नहीं कर सकते, दैट वन इज इम्पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको कंटिन्यूअस मैनर में लेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में लेंगे और दैट वन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर बॉडी देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंटिन्यूअस मैनर। अब ये हमारे पास 3 तरीके का होता है, एक समझ लो उसके बाद में बचे 2 तो आसानी से समझ जाओगे। अब सबसे पहला है इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अगर किसी बॉडी पे उसकी लेंथ के लॉन्ग चार्ज है, उसकी लेंथ के लॉन्ग चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, वेट या हाइट की बात नहीं करते, सिर्फ लेंथ की बात करते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसमें मान लिया पूरी लेंथ एल है, इसकी एल इसकी लेंथ है और क्यू इस पे चार्ज है पूरी बॉडी पे, यहां से यहां तक पूरी लेंथ पे चार्ज क्यू है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मेक दैट वन इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। अब अगर इसकी वजह से एक चार्ज में अगर 3 पॉइंट पे क्यू नोट रख दो, यहां से इसकी डिस्टेंस आर है, ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ds, स्मॉल एलिमेंट जानते हैं आप, एक स्मॉल लेंथ ds ले ली और इस स्मॉल लेंथ पे चार्ज है d2। स्मॉल लेंथ है तो d का मतलब स्मॉल ही होता है, स्मॉल लेंथ है तो चार्ज भी स्मॉल ही होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज ऑन दिस लेंथ अपॉन लेंथ।
तो यहां से d2 इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा dl। अब स्मॉल लेंथ है बहुत स्मॉल, तो उसकी वजह से इस चार्ज में फोर्स कितना होगा, मैंने df कह दिया इसको, फोर्स ऑन चार्ज को नोट ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज d2, दैट वन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नोट पहला चार्ज, d2 दूसरा चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन। अब आपको पता ही है, मैंने भी ऊपर वाले लाइन में बताया है कि d2 की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r। अब टोटल फोर्स क्या होगा इस पे, देखो दो तरीके से आप टोटल फोर्स फाइंड कर सकते हो। कैसे कैसे, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्मॉल स्मॉल लेंथ ले लो, व्हेन लेंथ इज वेरी स्मॉल मींस नियर टू जीरो, द नंबर ऑफ स्ट्रिप इज इनफाइनाइट। अगर ये जितनी छोटी होगी उतनी नंबर ऑफ स्ट्रिप ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये बहुत ज्यादा छोटी होगी, मैंने स्मॉलर लेंथ की बात की, स्मॉल लेंथ होगी तो स्ट्रिप बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हर एक के लिए फोर्स फाइंड करो, फिर सबको जोड़ दो, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से सबको जोड़ दो। या तो ये कंडीशन है आपके पास, आप क्योंकि इससे यहाँ डिस्टेंस लगा, यहाँ डिस्टेंस लगा, यहाँ डिस्टेंस लगा, यहाँ आ रहे, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो सबको जोड़ोगे तो दैट विल बी क्वाइट इम्पॉसिबल। ये इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर लो इसकी लेंथ के हिसाब से, लेंथ है एल, 0 से एल तक मीन्स एल लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, एल लेंथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। r कैप तो सिर्फ डैश में बता रही है, तो f की वैल्यू हो जाएगी q नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। ये हो गया। देखो क्यू नोट तो यहाँ पे चार्ज है, कांस्टेंट क्वांटिटी, लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज है, इक्वल लेंथ पर बार इक्वली चार्ज आएगा, तो लैम्डा भी यूनिफॉर्म है मींस कांस्टेंट क्वांटिटी है। बट डीएल है, डीएल 0 से एल तक, लेंथ का 0 से एल तक, और आर डिस्टेंस भी हर एक के अलग अलग है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी फोर्स। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो देखो यहां पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो कुछ भी नहीं करना, जो आपका फोर्स आया है उसको चार्ज से डिवाइड कर देना है। चार्ज कितना है, q नॉट, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। बस अंतर क्या आएगा, सिर्फ ये q नॉट हो जाएगा। यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये तो बात है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा आपको जरूरत भी इसी चीज की पड़ेगी। मीन्स चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, मीन्स उसके कंप्लीट सरफेस पे। ये बॉडी, इसके कंप्लीट सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीट सरफेस पे। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे क्या कंडीशन बनेगी, मान लिया कंप्लीट बॉडी पे चार्ज Q है,
और एरिया ए है या एस है, एस कह रहा हूं, एरिया एस है। तो अब आएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिग्मा। दैट वन इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एस टोटली एरिया है इसका, और क्यू क्या है, इस पे टोटली चार्ज है। या फिर मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, मैंने मान लिया स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया, तो ये हो गया आपका स्मॉल चार्ज D2 और स्मॉल एरिया DS। तो ये हो जाएगा D2 अपॉन DS, मीन्स D2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा DS। तो वही चीज जो आप पहले करते आए हैं, फोर्स फाइंड करोगे तो फोर्स हो जाएगा, देखो मैं यहीं पे आपको वैल्यू बता रहा हूं, Q नोट इंटू लैम्डा की जगह आएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DS अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। बस करना क्या है, लैम्डा की जगह सिग्मा और लैम्डा की जगह सिग्मा हो गया आपका, और DL की जगह DS, क्योंकि आपके पास सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिमिट लगाओ एरिया की, यहाँ पे लिमिट लेंथ की थी DL का, यहाँ पे लिमिट एरिया की आएगी, मीन्स एरिया 0 टू कंप्लीट एरिया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो दैट वन इज सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DS ओवर R स्क्वायर इंटू R। तो ये आपका सरफेस एरिया के लिए हो जाएगा। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी के कंप्लीट वॉल्यूम पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दैट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बॉडी कंप्लीट वॉल्यूम पे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब के बाद हम 3D की बात कर रहे हैं। DQ चार्ज है और V वॉल्यूम है। तो अब की बार आएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय रो। इसको रो से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लिया कंप्लीट पे पूरे वॉल्यूम में चार्ज Q है और वॉल्यूम भी है, तो Q वॉल्यूम। और अगर फिर वही, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लूं, मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया ये वाला, जिसमें चार्ज DQ है और इसका वॉल्यूम dV है, तो आ जाएगा DQ अपॉन dV, और DQ इज इक्वल टू रो dV। तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा आपका Q नोट रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dV अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर और एंटायर वॉल्यूम। और वॉल्यूम पे आपकी लिमिट लग जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हो आप। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dV अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप और लिमिट ऑन द एंटायर वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो
हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो सिर्फ हमने वन डायमेंशन की बात की, ओनली लेंथ, लाइक ए थिन वायर। अगर आप थिन वायर ले लो तो उसमें लेंथ होगी, थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल होगी। अब हमने दूसरी बात की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेस मींस कंप्लीट सरफेस एरिया, लाइक दिस व्हाइट बोर्ड, जैसे व्हाइट बोर्ड है, एक एरिया है, कंप्लीट एरिया है, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है। और हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो हमने कंप्लीट बात की, मींस पूरे वॉल्यूम की माइनस जैसे ही है, इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, इसमें हाइट भी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इसमें सारी चीजें हैं। तो हमने तीनों चीजों की बात की। इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली हम सरफेस एरिया के लिए लेके चलते हैं, आपको ये सबसे ज्यादा यूज होगा, इसको याद रखना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज per unit length that is denoted by lambda. Surface charge density means charge per unit area, that one is denoted by sigma, and volume charge density is the charge per unit volume, that one is denoted by rho. ये तीनों चीजें आपको याद रखने, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो हम बात अब इसी फॉर्म में करें, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, क्योंकि रियल लाइफ में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज नहीं है। डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था, एटॉमिक लेवल पे था, पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो हम इसी फॉर्म में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी प्लेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। चार्ज से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मान लीजिए ये चार्ज है और इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं, तो इससे जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दो नाम होते हैं इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो अगर मान लें यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें यहां पे लेना पड़ेगा। तो इसमें जो फोर्स लगाएगा ये इधर जाएगा, ये रिपल्सन का फोर्स लगाएगा तो इधर जाएगा। पर अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगाएगा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि अब की बार ये अट्रैक्शन का फोर्स है। तो चार्ज पॉजिटिव था ये, तो चार्ज इधर मूव कर रहा था, नेगेटिव था तो इधर मूव कर रहा है। तो जो ये चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन, दैट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। सबसे पहले ये बात याद रखो कि लाइन कैसी है, इमेजिनरी लाइंस है। दीज आर द इमेजिनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ये वो इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन हमें बताती है कि वो किधर मूव करेगा। मैंने बताया अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करो तो इनवर्ट थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी। तो ये इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है, पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन में लाइन मान लेते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस एंड स्ट्रेटेड कर्व लाइंस। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब सबसे मेन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है, दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व लाइन which gives the direction of movement of positive charge. मीन्स ये आपकी इमेजिनरी स्टेट ऑफ कर्व लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज और मूवमेंट की डायरेक्शन में होता है. These lines gives the direction of electric field at any point. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता सकते. जैसे मान लिया स्ट्रेट लाइन है तो वही डायरेक्शन होगी, कर्व लाइन है तो इसकी टेंजेंट डायरेक्शन होगी. कर्व लाइन की टेंजेंट डायरेक्शन होती है. स्ट्रेट लाइन से सीधी सीधी, कर्व लाइन की जो अगर कर्व लाइन है तो टेंजेंट इसकी डायरेक्शन होगा. थर्ड पॉइंट, these lines start from positive charge and end to negative charge. मीन्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है. मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव, या मैं कहूं पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, नेगेटिव में इनवर्ड होती है. पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी. फोर्थ वन, अब फोर्थ वन की बात करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज perpendicular to the surface of the body. बॉडी के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. मीन्स अगर बॉडी का सरफेस ये है तो लाइन इसके परपेंडिकुलर है. ये अगर सरफेस है तो लाइन इसके 90 डिग्री पे ही जाएगी. मीन्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर. अगर ये सरफेस है तो इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. ऐसे नहीं होगी ऐसे आ जाएगी, नहीं, ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. फिफ्थ वन, two electric field lines are never cross each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो ये क्रॉस कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये वाली फील्ड लाइन कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी, टेंजेंट हो जाएगी, और ये वाली फील्ड लाइन कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी. और एक जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं होते हैं. एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट होगा एक ही, तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. 6 पॉइंट, inside the conductor
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट प्रेजेंट। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती, बाहर होगी, सरफेस से बाहर होगी, पर उसके अंदर कभी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कंडक्टर के अंदर नहीं होती। जिसे मान लीजिए कह दे, इस टाइप का फिगर बना दे, कंडक्टर दे दिया और ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दिखा दिया परपेंडिकुलर और फिर ऐसे निकाल दिया। पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनसाइड में कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती नहीं है। अगर मान लीजिए ये कह दिया और कहते कौन सी फील्ड लाइन पॉसिबल है, कौन सा सही है, तो इसमें ये सही है क्योंकि ये चीज का परपेंडिकुलर जा रहा है पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रहा है। ये आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रहा है। ये सरफेस की परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं उतरा, ठीक है, पर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ ये पॉसिबल है क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नॉट प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पॉइंट 7, दैट वन इज द electric field lines are contract lengthwise, means lengthwise घूमती हैं electric field lines which shows the attraction of two opposite charge। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो लेंथ वाइज कम होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। नेक्स्ट वन इज द electric field lines are expand sidewise which show the repulsion of two opposite charge। मीन्स अगर दो सेम चार्ज होगी, रिपल्सन ऑफ टू सेम चार्ज, नॉट अपोजिट, अपोजिट में तो अट्रैक्शन होता है, टू सेम चार्ज। अगर ये दो चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, साइड वाइज एक्सपेंड हो रही है। लेंथ वाइज तो कॉन्टैक्ट हो रही है, साइड वाइज एक्सपेंड हो रही है, मीन्स ये स्टेप से एक्सपेंड होती रहती है। कहीं नहीं मिलेंगे। ये दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, दोनों तारों के बीच। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की अगर हम बात करें तो मैंने बताया इमेजिनरी लाइन्स है, लाइन इमेजिनरी है पर टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब जो मैंने आपको ये बात बताई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती क्या, दीज आर द इमेजिनरी स्टेट और कर्व लाइन विच शो द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूवमेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन बताते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता पर एक बार फिर सारी बता रहा हूं। एक और प्रॉपर्टी रह गई, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड
and in weak electric field, electric field lines are farther, means दूर। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगे। देखो जैसे मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, चार्ज के नजदीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइन क्लोज है, चार्ज से दूर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड लाइन दूर है। देखो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे और क्लोज है, यहाँ पे और क्लोज है। तो अगर चार्ज स्ट्रॉन्ग है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आस पास है, और अगर वीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल अपोजिट चार्ज ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सेम चार्ज ये रही। तो कई बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही बना लेंगे तो आप बना सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होंगी, और दो सेम चार्ज अपोजिट चार्ज की वजह से कैसी होंगी, दो सेम चार्ज की वजह से कैसी होंगी। अगर मान लिया यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्ज होते तो फिर क्या करते हैं आप, बस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अलग हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाती है, इनवर्ड, ये इनवर्ड हो जाएंगे, बस इनवर्ड, ये बाहर की तरफ ले जाकर अंदर की तरफ ले जाएंगे चार्ज की तरफ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीट होगी। अब मैंने इसमें 8 पॉइंट बताए हैं, मोस्टली 3-4 प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी पूछ देते हैं 4 या 5 प्रॉपर्टी लिख दो एनफ हो जाती है। और उसमें इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। डायरेक्शन तो देखिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन बनाती है। उसके बाद में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ये पूछ सकते हैं कि क्रॉस क्यों नहीं कर सकते तो बता देना कि अगर क्रॉस करेंगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहां पे दोनों क्रॉस करेंगे वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे हमारे, एक इस लाइन के अकॉर्डिंग एक इस लाइन के अकॉर्डिंग, और एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, एक जगह पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके अलावा इनसाइड द कंडक्टर ये भी इंपोर्टेंट है, ये डाइपोल और नेक्स्ट चैप्टर डाइपोल, ये डाइपोल है पॉजिटिव नेगेटिव, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक डाइपोल बनाते हैं। और ये पॉइंट भी देख लेना, ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद करो, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है इन दोनों की। तो आप 4-5 पॉइंट इसमें आराम से याद कर सकते हो। मैंने 8-9 पॉइंट बताया, आप 4-5 पॉइंट आराम से याद कर सकते हो। ये तो आपकी बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। So students, now we'll discuss about the electric dipole. अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? देखो डाई से समझ आए कि हम डबल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मीन्स दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। मीन्स सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मीन्स एक सिस्टम है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट हुए, डिस्टेंस 2a ही लेनी है आपको, a नहीं लेनी है। उसका भी रीजन पता लग जाए क्यों ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिनोटेड बाय स्मॉल p। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है?
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइडल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये होती है किसी एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट, क्योंकि चार्ज दोनों से में कोई भी एक चार्ज ले लो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो जाता है 2qa। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव पे इनवर्ड, पॉजिटिव से निकलता नेगेटिव पे जाता है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डायपोल मूवमेंट, उसकी अपोजिट होती है। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट होती है। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें डायपोल मूवमेंट की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो AT तो चार्ज के लिए होता है और ये होता है L, तो LAT या LTA। M तो इसमें कहीं आया ही नहीं है, L आया, T आया है और A आया है। 2 की वैल्यू होती है AT, चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT और ये होता है LT, और इसमें L और आ जाता है मीटर के लिए। AT तो होगी आपके क्यू के लिए और मीटर के लिए L होगी, तो LTA ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। दूसरा एक आइडियल डायपोल वो होता है जिसका चार्ज लार्ज हो, चार्ज बहुत बड़ा हो और डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो। चार्ज नियर टू इनफाइनाइट और डिस्टेंस नियर टू 0, वो एक आइडियल डायपोल है। और ये आपके जो दोनों चार्ज होते हैं दैट विल बी पॉइंट चार्ज, मीन्स बहुत स्मॉल साइज क्वांटिटी। मीन्स आइडियल डायपोल में चार्ज का साइज तो स्मॉल हो और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच में कम हो। दूसरी चीज, ये डायपोल मूवमेंट है क्या? डायपोल मूवमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। किसी चार्ज का डायपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये स्ट्रेंथ को मेंशन करता है।